चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे गोता लगाते हैं। देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन में आजकल एक बहुत ही बड़ा, बल्कि यूं कहिए कि एक ऐतिहासिक भू राजनीतिक बदलाव हो रहा है। एक ऐसा बदलाव जो आने वाले कई दशकों तक हमारे महासागरों का भविष्य तय करेगा। आज हम जापान के एक ऐसे ऑफर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो उसने भारत को दिया है, और सच मानिए, कुछ साल पहले तक इस ऑफर की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो चलिए इस पूरी रणनीति की गहराइयों को समझते हैं। अब जरा रात के अंधेरे में इंडो पैसिफिक के उस विशाल नक्शे की कल्पना कीजिए। गहरे नीले रंग का ये अथाह महासागर, जहां से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापार गुजरता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीन के आसपास लाल रंग में चमकते हुए कुछ हॉटस्पॉट्स नजर आएंगे। ये कोई आम रोशनी नहीं है, बल्कि ये उस भयानक तनाव और भू राजनीतिक घर्षण को दिखाते हैं जो इस पूरे क्षेत्र में मंडरा रहा है। सच कहूं तो ये अब सिर्फ एक महासागर नहीं रह गया है, ये दुनिया की सबसे बड़ी बिसात बन चुका है, जहां एक लंबे टकराव का खतरा लगातार बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कल को यहाँ कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाता है तो क्या होगा। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि ये कोई 2-4 दिन की छोटी मोटी झड़प नहीं होगी। इंडो पैसिफिक में अगर युद्ध हुआ तो वो महीनों या शायद कई सालों तक खिंच सकता है। जरा सोचिए, मलक्का स्ट्रेट या साउथ चाइना सी जैसे अहम रास्ते अगर ब्लॉक कर दिए जाएं तो एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक दुस्वप्न खड़ा हो जाएगा। इतने विशाल क्षेत्र में सालों तक युद्धपोतों को फ्यूल, हथियार और मरम्मत कैसे दी जाएगी। और बस यहीं पर जापान ने एक ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कदम उठाया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जापान अपनी बेहद सुरक्षित, सीक्रेट और एडवांस्ड मोगामी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट का पूरा ब्लूप्रिंट सीधे भारत को ऑफर कर रहा है। मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जापान चाहता है कि भारत अपने खुद के शिपयार्ड्स में जापानी तकनीक का इस्तेमाल करके इन हाईटेक फ्रिगेट्स को बनाए। और ये ऑफर दिखाता है कि जापान इस वक्त कितना सीरियस है। देखिए, ये कोई मामूली युद्धपोत नहीं है, ये समुद्र की लहरों को चीरता हुआ एक फुल ऑन पावर हाउस है। एंटी शिप मिसाइलें, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, एडवांस टॉर्पीडो, इस पर वो सब कुछ है जो एक घातक हाईटेक मशीन में होना चाहिए। और सबसे कमाल की बात बताऊं, इसका स्टेल्थ डिजाइन, इसका रडार सिग्नेचर इतना कम है कि दुश्मनों के रडार पर यह विशाल युद्धपोत सिर्फ एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली नाव जैसा दिखता है। जापान का इतनी एडवांस तकनीक शेयर करना कोई छोटी बात नहीं है। अब इसकी कीमत सुनेंगे तो शायद आप हैरान रह जाएं। ऐसे सिर्फ एक आधुनिक फ्रिगेट को बनाने की अनुमानित लागत है लगभग $500 मिलियन। जी हाँ, $500 बिलियन। ये रकम साफ तौर पे दिखाती है कि इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वजन कितना भारी है। ये एक बहुत बड़ा निवेश है। अब आप सोच रहे होंगे कि जापान इतनी महंगी और खास तकनीक भारत को क्यों देना चाहता है। इसका जवाब एक बहुत ही खास शब्द में छिपा है, और वो शब्द है इंटरऑपरेबिलिटी। इस पूरी रणनीति की असली चाबी यही है। जापान का मास्टर प्लान ये है कि जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों ही देश बिल्कुल एक ही डिजाइन के जहाज़ों का इस्तेमाल करें। जब अलग अलग देशों की नौसेनाओं के पास एक जैसे जहाज और हथियार होते हैं तो वो एक साथ मिलकर बहुत आसानी से और बिना किसी रुकावट के जॉइंट ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसी को हम इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। चलिए इसे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझते हैं, जिससे इसका सबसे बड़ा लॉजिस्टिक फायदा नजर आता है। मान लीजिए कई सालों तक चलने वाला एक युद्ध चल रहा है और रास्ते ब्लॉक है। ऐसे में भारत का एक जहाज सी ऑफ जापान के पास डैमेज हो जाता है। अब चूंकि जहाज का डिजाइन जापानी है तो उसे मरम्मत के लिए हजारों किलोमीटर दूर घसीटते हुए मुंबई वापस आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो जहाज सीधे जापान के किसी नौसैनिक डॉकयार्ड में जा सकता है, और क्योंकि स्पेयर पार्ट्स और गोला बारूद सब एक जैसे हैं, उसकी तुरंत मरम्मत हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के जहाजों के लिए भी बिल्कुल यही सुविधा होगी। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है वो शायद आज की सबसे दिलचस्प भू राजनीतिक सच्चाई है, बदलते हुए गठबंधन। देखिए, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को अब ये गहराई से एहसास हो गया है कि वे पूरी तरह से अमेरिका के भरोसे नहीं बैठ सकते। अमेरिका की कुछ पुरानी नीतियों और उस प्रशांत महासागर की भारी भौगोलिक दूरी को देखते हुए उन्हें डर है कि संकट के समय शायद अमेरिका वक्त पर मदद के लिए न आ पाए। इसलिए इन क्षेत्रीय शक्तियों ने समझ लिया है कि उन्हें खुद आगे बढ़कर अपना खुद का एक मजबूत संयुक्त रक्षा तंत्र बनाना ही होगा। और इसी बेचैनी ने जापान के अंदर एक बहुत ही बड़ा, एक ऐतिहासिक बदलाव ला दिया है। आपको पता ही होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से पिछले 70 सालों तक जापान का संविधान सख्त रूप से शांतिवादी रहा है। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा पर था, और वो किसी भी तरह के घातक हथियारों का निर्यात नहीं करते थे।
लेकिन अब उन्होंने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। जापान अब एक बेहद सक्रिय रक्षा रुख अपना रहा है और पहली बार घातक सैन्य तकनीक को खुलकर एक्सपोर्ट कर रहा है। ये वाकई में इतिहास को बदलते हुए देखने जैसा है। और ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है, ये असल में जमीन पर हो रहा है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जापानीज युद्धपोतों की खरीद के लिए एक बहुत बड़ी डील साइन की है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा नेतृत्व ने तो यहां तक कह दिया है कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जिसके साथ हमारा जापान से अधिक रणनीतिक अलाइनमेंट हो, जो पूरी तरह से भरोसे पर टिका हो। ऑस्ट्रेलिया ने ये $multi-billion का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को नहीं बल्कि जापान को दिया, क्योंकि दोनों देश एक ही इलाके में एक जैसे खतरों का सामना कर रहे हैं। तो अंततः जापान का सबसे बड़ा गेम प्लान क्या है? वो इंडो पैसिफिक में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर एक बेहद शक्तिशाली अजेय समुद्री त्रिकोण बनाना चाहता है। जरा उस महाकाव्य जैसे दृश्य की कल्पना कीजिए। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के एक जैसे दिखने वाले स्टेल्थ युद्धपोत एक साथ समुद्र की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आसमान में फाइटर जेट्स गश्त कर रहे हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल विजन है जो समंदर में शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन रुकिए, क्या भारत के लिए इस ऑफर को हाँ कहना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। असली चुनौती तो हमेशा बारीकियों में ही छिपी होती है। सबसे पहला सवाल, क्या जापान सच में अपनी 100% तकनीक भारत को ट्रांसफर करेगा? दूसरा, ये जहाज प्रशांत महासागर के हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो क्या ये अरब सागर में भारत की खास जरूरतों को पूरा कर पाएगा? और सबसे अहम बात, अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच कोई संघर्ष होता है, तो क्या ये जापानी फ्रिगेट वहां उतना ही कारगर साबित होगा? भारत को ये सब सोचना ही होगा। और वैसे इन सब भू राजनीतिक बदलावों का असर सिर्फ सेना तक ही सीमित नहीं है। भविष्य के युद्ध सिर्फ लोहे और बारूद से नहीं लड़े जाएंगे, वे डिजिटल डेटा, साइबर नेटवर्क्स और हाई इंटेंसिटी सिम्युलेशन पर लड़े जाएंगे। इन आधुनिक युद्धपोतों को चलाने के लिए हमें भारी संख्या में डेटा एनालिस्ट्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जरूरत होगी। मतलब ये सिर्फ हथियारों की तैयारी नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं को कल के इस हाईटेक सैन्य परिदृश्य के लिए तैयार करने का भी एक बहुत बड़ा मौका है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद मैं आपको एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ। क्या भारत को एक मजबूत गठबंधन और विदेशी बंदरगाहों पर मरम्मत की सुविधा के लिए $500 मिलियन प्रति जहाज के इस जापानी डिज़ाइन को अपना लेना चाहिए, या फिर हमें पूरी तरह से अपने देश की ज़रूरतों के हिसाब से बने, शायद थोड़े सस्ते मेक इन इंडिया युद्धपोतों पर ही भरोसा करना चाहिए? इस बारे में आपका क्या सोचना है? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। खैर, आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और दुनिया को समझते रहिए।